जय हिंद दोस्तों। अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली एनसीआर के आसपास में बहुत सारे कॉलोनियों में लगभग 5,000 मकान तोड़ने का आदेश किया गया है महानगर प्रशासन की तरफ से। ये दिल्ली की बात नहीं है, एनसीआर की बात नहीं है। ऐसे पूरे देश में जितने भी डीलर हैं, उस डीलर में से लगभग मैं आपको बता दूं 50 से 60% प्रॉपर्टी डीलर ऐसे हैं, ना उनके पास किसी प्रकार का लाइसेंस है, ना किसी प्रकार का अथॉरिटी है, ना किसी प्रकार का उनके पास पेपर है। और वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉलोनी काट देते हैं, बड़े बड़े मोहल्ला बसा देते हैं, बड़े बड़े आपको गांव तक बसा देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि शहर के आसपास जो जमीन होता है, जो जमीन बहुत ही कम कीमत का होता है, हाईवे में होता है, हाईवे से थोड़ा दूर होता है, तो उन किसानों से बात करके अपने अंडर में वो जमीन ले लेते हैं और उसमें प्लॉटिंग कर देते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि आप भी प्लॉट लेने की कहीं सोच रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के आसपास हो, मुंबई के आसपास हो, कोलकाता के आसपास हो, चेन्नई के आसपास हो, या फिर आप छोटे शहर में ही रहते हैं, लखनऊ में, बनारस में, मुजफ्फरपुर, पटना, ऐसे शहरों में भी रहते हैं, उसके आसपास अगर जमीन लेना चाह रहा है, प्लॉट लेना चाह रहा है, तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए कि आपके मकान पर कभी बुलडोजर ना चले, आपका मकान कभी ना टूटे, आपका कॉलोनी कभी विकास ना करे। ऐसा भी होता है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे कॉलोनी में प्लॉट ले सके, अच्छी जगह पे प्लॉट ले सके, अच्छे मोहल्लों में प्लॉट ले सके, और जहाँ पे आप ले वो बहुत ज़्यादा डेवलप करे। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये सारी बातें इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आप लाइक करना ना भूलेंगे। और किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप ही के टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ। ये भी किसी न किसी के टॉपिक था। मैं आपको बता दूं कि ये 5,000 जो मकान तोड़ने का आदेश किए गए हैं, क्यों किए गए। होता क्या है कि जो भी बिल्डर है, जो भी प्रॉपर्टी डीलर है, वो लोग करते क्या है कि प्रॉपर्टी देखते हैं और लोगों को खरीदने के लिए उकसाते हैं। जिनके पास पैसा रहता है, जिनके पास पैसा नहीं रहता है, उनको भी उकसाते हैं। कहते हैं कि आपको किराए की कीमत पे प्लॉट मिल जाएगा, आपको 3,000, 4,000, 5,000 रुपये महीने के पैसे देने हैं और आपको प्लॉट मिल जाएगा, आराम से घर बनाकर रह सकते हैं। मतलब किस्त पर भी प्लॉट लोग देना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि ये खेती की जमीन है, इस पर कभी मकान बनने का है नहीं। वो सस्ता सुविधा ले लेते हैं और आपके हैंड ओवर कर देते हैं प्लॉटिंग करके। बाद में आप मकान बना लेते हैं, बाद में पता चलता है वो जमीन तो आवासीय था ही नहीं, वो तो हाउसिंग का जमीन था ही नहीं, वो तो किसान का जमीन था, खेती का जमीन था। और बाद में क्या होता है, प्रशासन उसको तोड़ देता है, कोर्ट से आदेश करवा के तोड़ देता है, मोहल्ले का मोहल्ले खत्म कर देता है। या फिर कहीं पर ऐसा होता है कि अगर नहीं भी तोड़ा जाता है, सरकार सोचता है कि चलो बहुत बड़ा मोहल्ला हो गया, रहे में किया जाए, तो फिर वहां पे सरकारी विकास नहीं पहुंच पाता है, किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होता है, न सड़क बनता है वहां पे, न बिजली की आपूर्ति सही हो पाती है, नहीं वहां पे पानी जा पाता है, कुछ भी नहीं। सरकार क्यों देगी आपको, क्योंकि अथोराइज तो कॉलोनी है नहीं। तो आपको क्या देखना है, कहीं भी आप प्लॉट ले रहे हैं, कहीं भी, चाहे कॉलोनी में ले रहे हैं, चाहे ऐसे प्लॉटिंग कर ले रहे हैं शहर के आसपास या शहर के जहां भी हो थोड़ा नजदीक में, तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहली बात बता दे रहा हूं कि आपको जो कहा जाता है कितना सस्ता मिलेगा, महंगा मिलेगा, वो तो सेकेंडरी मैटर है कि आपको सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, कितना में मिल रहा है, वो सेकेंडरी मैटर है। पहले आपको ये देखना है कि जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं, जिस कॉलोनी में आप प्लॉट ले रहे हैं, जहां पे कॉलोनी कट रहा है, प्लॉटिंग कट रहा है, वो आवासीय है कि नहीं, आवासीय ऑथोराइज कराया गया है या नहीं कराया गया। पेपर आपको देखना है, और पेपर पर जो आपका बैमनामा होता है, जिसको केवाला बोलते हैं, जिसे रजिस्ट्री डीड कहते हैं, उस पर देखना है आपको बैंक का कि उस पर हाउसिंग लिखा हुआ है कि नहीं, आवासीय लिखा हुआ है कि नहीं। अगर लिखा हुआ है भी तो उनसे एक पेपर और देखें कि उन्होंने उन्होंने कॉलोनी के लिए अथोराइज करा रखा है या नहीं, आवासीय अथोराइज करा रखा है कि नहीं। ये सर्टिफिकेट, ये पेपर जरूर आप देखें। इसके अलावा जब आप रजिस्ट्री कराए तो उसमें भी इस चीज का मेंशन कराए। सिर्फ थोड़ा सा रजिस्ट्री का पैसा बचाने के लिए आप कुछ भी ना चढ़वा ले, थोड़ा सा आपको टैक्स ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको उस पर आवासीय ही लिखवाना है, उस पर आपको हाउसिंग ही लिखवाना है, हाउसिंग का जमीन बोल के ही लिखवाना है। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा यह है कि आपको ये पेपर चेक करना है कि जिस जमीन को आप ले रहे हैं, जिस प्लॉट को ले रहे हैं, क्या जो लिख रहा है वो प्रॉपर्टी मालिक है या डीलर लिख रहा है। तो ये चीज देखना है आपको। कभी कभी होता है क्या है कि किसानों से पावर ऑफ अटर्नी करा लेते हैं प्रॉपर्टी डीलर, और वो आपको लिख देते हैं, और पावर ऑफ अटर्नी सही है या गलत है या किस तरह से कराया गया है पता नहीं चलता है। बाद में होता क्या है कि जिनका जमीन है वो उस पर दावा कर दे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, और आपको किसी मैटर में फंसा दे, आपको सिविल सूट कर दे, उस पर दायर कर दे, या फिर उसका बंटवारा नहीं हो रखा होगा, कोई पार्टीशन सूट दायर कर दे किसी प्रकार का, तो फिर आप कोर्ट का चक्कर लगाते रहेंगे, आपका जमीन भी गया, पैसा भी गया, मकान भी गया। तो ये सारी
चीज़ें का आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्या है कि जिस डीलर से आप प्लॉट ले रहे हैं, जिस कॉलोनी में आप प्लॉट ले रहे हैं, जिस डीलर से आप ज़मीन ले रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि वो डीलर ऑथोराइज़ है कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन रेरा में है कि नहीं। रेरा रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन होता है जो डीलरों के पास होता है। अगर जिस डीलर के पास रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, रेरा आप समझ लीजिए जिसको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलते हैं, ये रेरा का अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है तो उसके पास प्रॉपर्टी बेचने का या फिर कॉलोनी काटने का अधिकार नहीं होता है, और उसके बाद कर रहा है तो समझिए पूर्ण रूप से फर्जी है। अगर रेरा का रजिस्ट्रेशन उसके पास है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी वो बोलेगा सच बोलेगा, जो भी पेपर दिखाएगा पारदर्शी रहेगा उसका, हर चीज जो भी बताएगा वो पेपर दिखाएगा, बाय पेपर दिखाएगा। और वो आपके साथ धोखाधड़ी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि रेरा का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसमें उसका सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है, उसका आधार कार्ड लगता है, उसका पैन कार्ड लगता है, उसका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, उसका एक कंपनी जो होता है ग्रुप में होता है, कई लोग होते हैं, सारे का डॉक्यूमेंट, सारा का एफिडेविट वगैरह बहुत सारे कागजात लगते हैं। इतना कागजात लगते हैं कि मैं आपको बता दूं कि वो कहीं भी भाग के जाए, सरकार प्रशासन उसको आसानी से पकड़ सकती है, उसको सजा दिला सकती है, पैसा की रिकवरी करा सकती है। तो इसीलिए वहां पे ज्यादा डर नहीं होता है। लेकिन ऐसे जो डीलर आते हैं जो सीधा बोलते हैं फलानी जगह प्लॉट मिल रहा है, फलानी जगह कॉलोनी कट रहा है, फलानी जगह इतना मिल जाएगा, उस पर भरोसा नहीं करें। हाँ, वो लेकर जाते हैं कहीं पर, कोई रेरा रजिस्ट्रेशन वाले डीलर के पास है या उन्होंने काट रखा है तो उनसे डायरेक्ट बात करके ये सब चीज आप जरूर देखें। तो रेरा का रजिस्ट्रेशन उस डीलर के पास होना चाहिए। होता क्या है कि आजकल कोई भी डीलर बन बैठा, कोई भी। होता क्या है कि डीलर बनने के लिए कोई एजुकेशन का कोई कंपल्सरी तो है नहीं कि आप इतने पढ़े लिखे होंगे तो डीलर बनेंगे। जो पढ़ा लिखा है वो भी डीलर बन गया प्रॉपर्टी, और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी प्रॉपर्टी डीलर आजकल बन जा रहा है। इसमें क्वालिफिकेशन होना तो जरूर चाहिए कि जिसके पास जमीन के बारे में नॉलेज है, प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज है, कुछ जमीनी कानून के बारे में उसको नॉलेज है, तभी वो प्रॉपर्टी बेच सकता है, ताकि आगे चल के कुछ प्रॉब्लम भी हो तो उसका सोल्यूशन बता सके आपको। ऐसा नहीं कि आपसे प्रॉपर्टी बेच दिया, आपने पूरे जीवन भर के कमाई लगा दिया, सरकार आती है बुलडोजर चलवा के तोड़ देती है कि भाई ये तो इलीगल है, ये तो खेती का जमीन था, या फिर आपने गलत लोगों का जमीन ले लिया, या फिर ये इस जमीन पे केस चल रहा है, या फिर जिस व्यक्ति का जमीन था उसने तो आपको लिखा ही नहीं, किसी और ने लिख दिया। तो इस तरह का मामला ना हो, इसीलिए रेरा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया कि रेरा रजिस्ट्रेशन रहेगा तो जो लोग गलत करेंगे उनको सरकार पकड़ेगी डायरेक्ट। देखिए, आपको बता दूं कि देखिए कोई डॉक्टर बनता है तो उसके लिए कोर्स करता है, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बहुत तरह की कोर्स होता है डॉक्टरी का, वो करता है। इसके अलावा कोई वकील बनना चाहता है तो वो एलएलबी करता है। जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियरिंग का कोर्स करता है। तो इसी प्रकार से जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके लिए भी कोई ना कोई एक कोर्स होना चाहिए था, कोई ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि वो सर्टिफिकेट लेके वो कोर्स करने के बाद, भले ही डिप्लोमा होता कम समय का, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी डीलर बन सकता था, प्रॉपर्टी बेच सकता था। अब आप सोचेंगे प्रॉपर्टी डीलर में पढ़ाई की क्या आवश्यकता है, इसमें एजुकेशन की क्या आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं अपने देश में आप कोर्ट में जाएंगे तो 60% केस ऐसा है जो जमीन से रिलेटेड होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। चाहे वो भाई भाई का प्रॉपर्टी विवाद हो, चाचा भतीजे का प्रॉपर्टी विवाद हो, खानदान का प्रॉपर्टी विवाद हो, या फिर किसी से खरीद बेच का प्रॉपर्टी विवाद हो, या फिर कोई भी किसी ने किसी का जमीन बेच दिया, किसी ने किसी का जमीन कब्जा कर लिया, किसी ने किसी के जमीन पर मकान बना लिया, किसी ने खुद के जमीन पर किसी का मकान है जाकर तोड़वा दिया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेज हैं जो जमीन से रिलेटेड। ये होता क्यों है? वो इसलिए होता है कि प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो किसी का जमीन बेचवा देते हैं। अब दो भाइयों में लड़ाई हुई, अब होता क्या है कि दो भाइयों में लड़ाई हो गई, आपसी मतभेद हो गया कुछ टाइम के लिए, वो क्या करते हैं एक भाई को चढ़ा देते हैं। अच्छी जगह पे जमीन है, अगर हाईवे में जमीन है, शहर में जमीन है, अच्छी कीमत का जमीन है, तो होता क्या है कि उसको चढ़ा के बरगला के भाई तुम अपने हिस्सा का जमीन बेच लो, तुम्हें ये रेट दिलवा देता हूँ, ऐसे करवा देता हूँ, ऐसे करवा देता हूँ। अब बंटवारा हुआ नहीं रहता है, उसका जमीन बेचवा देता है। बाद में क्या होता है, दूसरा भाई जाकर केस कर देता है कि भाई बंटवारा नहीं हुआ, जमीन बिका कैसे। जब तक कि बंटवारा नहीं हुआ लीगल रूप से बेच कैसे सकता है, हिस्सा है लेकिन जब तक बंटवारा नहीं होगा नहीं बेच सकता। तो पार्टीशन सूट का केस कर देता है, फिर बीच में फंस जाते हैं आप बेमतलब का, मतलब लड़ाई उन दोनों का है, डीलर आपको फंसा देता है। तो इसीलिए जानकारी अगर रहता, वो कोर्स किए रहता, उसको सारा चीज बताया गया हुआ होता, तो इस तरह के मैटर वो करता ही नहीं। सारा चीज छानबीन के पूरा ओके करके पूरा ए टू जेड देखने के बाद, क्योंकि उसको नॉलेज होता, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी आपको दिलाता, कोई जमीन आपको दिलाता, किसी प्रकार का कॉलोनी में जो कुछ भी मिलने वाला है वो आपको दिलाता, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। और ये जमीन विवाद है ना सारा खत्म भी हो जाता, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर ऐसे मामलों में पढ़ ही नहीं सकते थे जहां पर सारे के सारे जिम्मेदारी उसी पर आ जाए। लेकिन अभी जानकारी नहीं होता, खुद पढ़ते हैं, सोचते हैं कुछ भी होगा, वो जानने प्रॉपर्टी वाला और
जाने जो खरीद रहा है वो, जाने जो बेच रहा है, मैं तो बीच का दलाल हूँ, पैसे लूँगा, निकल जाऊँगा। क्योंकि उसको तो भाई उसका कुछ उसमें लगा हुआ है नहीं, सिर्फ़ आपको उससे मिला देता है, थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के बता देता है, उसको दोनों तरफ से कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसा काम ना करें। अभी अवैध कॉलोनी का ही था, जो दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, 5,000 जो मकान को तोड़ा गया था, वो इसीलिए तोड़ा गया था क्योंकि किसानों के ज़मीन पे कॉलोनी बसा दिया गया था और वो आवासीय अप्रूव्ड नहीं कराया गया था। वो हाउसिंग का ज़मीन था ही नहीं, खेती का ज़मीन था। लोगों ने घर बना लिया, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10-10 साल हो गया लोगों के घर बनाए हुए। अब किसी ने कंप्लेन किया, मामला कोर्ट में गया, वहाँ से आदेश हुआ और अब क्या हुआ? प्रशासन को आदेश दिया गया, प्रशासन आया और सभी पे बुलडोज़र चलाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा बता दूँ, कोई भी मन में सवाल हो, शंका हो, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, उस टॉपिक का वीडियो चाहिए। देखिए, पर्सनल होता क्या है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, हम सबके जवाब नहीं दे पाते। इसलिए नहीं दे पाता हूँ कि अलग-अलग जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप जो सवाल लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं हर टॉपिक पर एक-एक करके वीडियो बनाता हूँ। तो आप जो सवाल लिखेंगे, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बना दूँगा, थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर आप नहीं हैं, सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।